दोस्तों बीपीएससी पीवाईक्यू मेंस आंसर राइटिंग में आपको मैं आज 69th बीपीएससी का एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो कि पीवाईक्यू है। मैं ये पीवाईक्यू बेसिस पे सब कुछ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से आंसर लिखें, बेटर मार्क्स लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज। मैं सोसाइटल इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त कि आप कुछ देखते नहीं है, बस कॉन्सिक्वेंस पढ़ लेते हैं और इंट्रोड्यूसिंग यूसीसी पढ़ लिया, कुछ आंसर लिख के आ गया और फिर आके हाई माई हाई बाप कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और एक की पॉइंट को समझे। क्या है इसमें की पॉइंट? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब जो क्वेश्चन है उसको बस एक्सप्लेन कर देना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखना है? आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें ज़्यादा कोई सब पार्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब ये क्यों आया है? क्योंकि आप जानते हैं दुनिया के हर कोने से यही न्यूज आ रहा है, मतलब इंडिया के यूसीसी। चलो पहले इंट्रोड्यूस करने के पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, यूसीसी के बारे में। ठीक है, यूसीसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें स्टेट को बोला गया देखो भाई तुम किसी भी हालत में पहले यूसीसी लेके आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए। ठीक है, अब यूसीसी क्या करता है? एक पर्सनल लॉ सबके लिए सेम कर देता है। पर्सनल लॉ के मतलब होता है अभी जो मैरिज है कि शादी कैसे करना है, डाइवोर्स कैसे देना है ना, बच्चों को जो इनहेरिटेंस है वो कैसे देना है, या फिर अगर किसी बच्चों को अडॉप्ट किया वो कैसे करना है, वो सब रिलीजियन में अलग अलग कानून है। जैसे मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, और जो कुछ इंटर जातीय और अंतर जातीय और अंतर रिलीजन वाला जो शादी होता है उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 वाला। तो कहने का मतलब अलग अलग एक्ट है सबके लिए, कोई एक सेम कानून नहीं है। तो उसी का बात चल रहा है कि सबके लिए, देश में जितने भी रिलीजन के लोग हैं सबके लिए सेम लॉ। अब क्यों लॉ वो हम लोग तो बॉडी में आंसर लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब में, लेकिन ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था। अभी करेंट स्टेटस क्या है? तो भाई इंडिया में गोवा में बहुत पहले से है, आज़ादी के पहले से पुर्तगीज कॉमन जो पुर्तगीज सिविल कोड हिसाब से, और अभी उत्तराखंड ने अडॉप्ट कर लिया है यूसीसी। ठीक है, अच्छा इसके बारे में क्या कुछ बोलती हैं कुछ लॉ कमीशन बोलती थी 2018 में कि भाई अभी ना तो ज़रूरी है और ना ही नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, अभी ना ज़रूरी है और ना ही इसकी ज़रूरत है। ठीक है, रिफॉर्म मस्ट बी टेकन ऑन फैमिली लॉ ऑफ एवरी रिलीजन मेक जेंडर जस्टिस। वो बोलता है देखो पूरा एक सेम कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। कौन बोलता है? लॉ कमीशन। कब बोला था? 2018 में बोला पूरा एक सेम कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, आप हर रिलीजन के जो लॉ है उसके अंदर जाओ और रिफॉर्म लेके आओ और उसको महिलाओं के लिए सशक्त करो। ये कौन बोलती थी? हमारी लॉ कमीशन। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या बनना है? देखो कोई कानून आता है, सुप्रीम कोर्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट शाहबानो केस 1985 में बोलती है कि जेंडर जस्टिस एंड नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल लॉ। ये बोलती है देखो भाई एक लेके आओ यूसीसी। इवन अम्बेडकर साहब, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट सुनेंगे या पढ़ेंगे कहीं से, तो उसमें अम्बेडकर साहब पूरा सपोर्ट किए हैं यूसीसी का। ठीक है ना, तो ये सारे है क्यों सपोर्ट किया है हम आगे देखेंगे, क्यों को सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एक बेसिक इसका वो हो गया। अब बात यह है कि ये कानून जो है वो बनाती कौन है? कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी? दोस्तों ये जो मैरिज है पर्सनल लॉ है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। आर्टिकल 246 आप जानते होंगे, 7th शेड्यूल, उसमें कंकरेंट लिस्ट में ये आती है। ठीक है, अब कंकरेंट लिस्ट में आप जानते हैं स्टेट भी कानून बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। तो अभी इसका सेंटर गवर्नमेंट में तो विचार ही चल रहा है, सब लोग अपोज कर रहे हैं। तो स्टेट जो है वो खुद से बना रहा है, जैसे आप उत्तराखंड खुद से बना दिया है और उन्हें अडॉप्ट भी कर लिया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, मैं आपको दे दिया। तो अभी हम इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे। इंट्रोडक्शन में आपको पहले से बता चुका हूँ मैं, क्या बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप या तो डिफाइन कर दें, करेंट कंटेक्स्ट में लिख दें, या फिर आप डेटा लिख दें। तो करेंट कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं हाँ भाई उत्तराखंड ने अडॉप्ट किया, ये सब लिख सकते हैं। या फिर आप इसको सबसे पहले डिफाइन तो आपको करना ही होगा, यूसीसी बताना होगा कि यूसीसी एक्चुअली में क्या होता है। तो आप अगर लिखेंगे यूसीसी क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब हर रिलीजन के लिए एक ही पर्सनल लॉ होगा, ये यूसीसी। अब इसमें क्या क्या आता है वो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे लिख दिया हूँ। मेंटेनेंस आता है, मैरिज डिवोर्स आता है, अडॉप्शन आता है। आप सुने होंगे
कि मुस्लिम समाज में जब डिवोर्स होता है तो तलाक 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 बोला जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। ठीक है, ये मैं इसलिए एग्जांपल मुस्लिम का दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं। लेकिन अगर हिंदू में आप देंगे तो ये वाला कानून नहीं चलता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग लॉ से गवर्न होता है। चलो, अब इंट्रोडक्शन हो गया दोस्त, ये आप समझ लिए। उसके बाद हिंदी में भी मैंने लिख दिया, बट ट्रांसलेट किया हूँ। मुझे दुख है कि मुझे उस लेवल का नहीं लिख पाया, तो आप समझ के खुद से लिख ले। अच्छा, बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में जैसे आप इंट्रो लिखे और इंट्रो लिख के फिर वो जो डायग्राम है ये वाला बना है कि भाई किस किस में यूसीसी काम आता है, उसके बाद आप बॉडी में लिख दो कि एक तो ऐसे कर सकते हो कि नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूसीसी। तो नीड आपको लिखना पड़ेगा। नीड में सबसे पहला है जेंडर जस्टिस। देखो होता क्या है कि अभी जो मैरिज का कानून है दोस्त, वो ट्रेडिशन और कल्चर से बना हुआ, संस्कृति से, कि पहले क्या चलता आ रहा है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें पता चलेगा कि ये मेल के तरफ, पुरुषों की तरफ टिल्टेड है, उनके अधिकारों की तरफ। जैसे आप जब शादी का हिंदू में अगर पूजा आप देखोगे, पूजा करते हुए, तो उसमें आप देखोगे कि आपका पूरा ज़िंदगी इसका हो गया, मेल का हो गया, आपका कैरेक्टर ख़राब नहीं होना चाहिए। वो लड़की को बोलता है, लड़का को ऐसा नहीं है। लड़का को पैसा के बारे में बोलता है, अगर आप पंडित जी का बात ध्यान से सुने तो कहने का मतलब उसमें किसका ज़्यादा, मेल का ज़्यादा झुकाव है। और दूसरी बात, मुस्लिम में आप जानते थे तलाक 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 जो बात हो रही थी, तो मुस्लिम महिलाओं का कोई मतलब अधिकार नहीं था, तो उसमें जेंडर जस्टिस में दिक्कत है। एक और होता है मुस्लिम समाज में, अगर आप शादी देखेंगे तो 18 साल से नीचे का होता है। मतलब शादी के लिए मैरिजेबल एज क्या है कानूनी रूप से? 18 साल है ना। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंतर्गत क्या है कि जब आप उसके लिए तैयार हो जाए, तैयार मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाए, तो वो शादी कर सकती है, ये वैध है। तो इसके लिए बहुत सारा कंप्लेन गया हुआ है, केस गया हुआ है, लेकिन अभी इसका कुछ निकला नहीं है, इसलिए यूसीसी लाना जरूरी है, ऐसा सबका कहना है। दूसरा, सेकुलर स्टेट। हमारा देश क्या है भाई, वो सेकुलर है कि नहीं है? तो इसमें जो लोगों का, सिटीजन का जो राइट है, वो किसी ट्रेडिशन और कल्चर से क्यों गवर्न होगा? ये देश के कानून से, संविधान से गवर्न होगा, ऐसा सबका कहना है। उसके बाद फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। हमने बताया कि आर्टिकल 44 बोलता है कि भाई स्टेट लोग ये वाला कानून लेके आओ, सब तुम यूनिफॉर्म लाओ, तो उसको फुलफिल करना है कि नहीं, तो यूसीसी लाना पड़ेगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज एंड अडॉप्शन टू मॉडर्निटी फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम। अब इसमें पहले भी बता चुके कि जो शादी होती है उसमें महिलाओं पर थोड़ा उनका अधिकार थोड़ा कम है, तो उनका जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इसके लिए आपको मॉडर्निटी लाना ज़रूरी है दोस्तों। उस तरह से हिंदी में भी आपके लिए लिख दिए हैं। दुख है मुझे कि मैं ट्रांसलेट करके लिखता हूँ। उसके बाद और क्या पॉजिटिव है, तो इक्वलिटी एंड जेंडर जस्टिस, वही जो है, इट कैन रिमूव डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज इन पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन ट्रेडिशन, इक्वल राइट फॉर मेन वीमेन। ठीक है। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। देखो, जब सब एक ही कानून से चलाए जाएंगे आदमी, तो हाँ सबको लगे कि हाँ सबके लिए कानून बराबर है, सब सेम है, तो उनके बीच में क्या आएगा, भाईचारे की भावना आएगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप वो करें। फिर और क्या है पॉजिटिव, स्ट्रेंथनिंग सेकुलर स्पिरिट, वो तो हम पहले भी वो बता दिए हैं, वही चीज़ को एक्सप्लेन एक्चुअली में किया हुआ। कॉमन पर्सनल लॉ जो है डिपेंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन सोसाइटी, स्ट्रेंथ एंड सेकुलरिटी, रेशनलिटी इन सोसाइटी जो होता है। रेशनलिटी कैसे आएगा? अब देखो, जैसे ही आप शादी करोगे, अब ट्रेडिशन से करोगे, ट्रेडिशन से करने में क्या होता है दोस्त कि भाई कास्ट में करो या रिलीजियन में करो। अब जब कास्ट रिलीजन में कर रहे हो तो ट्रेडिशनल रिचुअल जो है उसमें कहाँ आपका साइंटिफिक सोच आता है जब कास्ट में आप करें। तो इसीलिए जब एक कानून होगा, एक सेम कानून होगा सबके लिए, तो क्या होगा, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो होंगे वो हटा दिए जाएंगे और लोगों के मन में एक रेशनल थिंकिंग आएगा, मतलब तर्क संगत कुछ आधुनिक सोच पैदा होगी लोगों के रूप में। तो इसलिए लाना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। देखो, मैंने ये पहले नीड बताया था ना, हाँ नीड। अब इसके बाद ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, ये होगा, यूनिटी इंटीग्रिटी होगा, ये सब करेगा। उसके बाद ये आएगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथनिंग सेकुलर, ये सब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस था। उसके बाद
निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, नकारात्मक परिणाम क्या होगा, थ्रेट टू रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब आप क्या करोगे, अभी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबका अपना अपना, सिख ईसाई नहीं सॉरी वो तो हिंदू में ही आते हैं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सबका अपना अपना, ट्राइबल्स इनका भी अपना शादी का तरीका है। अब जब इनको सबको एक ही कर दोगे तो ये जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी। तो ये एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है सोसाइटी पे। सोसाइटी का ही पूछा है दोस्त, इनसिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब उनको ऐसा लगेगा कि उनके कम्युनिटी पे अटैक है, क्योंकि आप जानते हैं जो मुस्लिम समुदाय है, ये सिख है, जैन है, वो माइनॉरिटी में है, तो क्रिश्चियन है माइनॉरिटी में है, तो उनको लगता है कि जो कानून आ रही है वो उन पे कुठाराघात है और उनके फीलिंग को इनसिक्योर बनाती है। दूसरा, रेजिस्टेंस एंड पोलराइजेशन। अब उनको लगेगा कि मेजोरिटेरियन का डोमिनेंस है, और उसके बाद क्या होगा, ये ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है अनरेस्ट हो जाएगा। हम लोग उसमें पढ़े थे कि भाई ब्रदरहुड आएगा, सबके लिए सेम कानून आएगा, लेकिन इसमें आप देखोगे कि जब एक ही कानून सबके लिए आएगा, इनके कानून को हटा दिया जाएगा, मतलब तो माइनॉरिटी ग्रुप को लगेगा कि देखो हमको ये लोग बर्बाद कर रहा है, और उनके बीच में एक द्वेष की भावना आ जाएगी, तो ब्रदरहुड और गड़बड़ा जाएगी। उसके बाद लॉस ऑफ सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज। अब सोसाइटी में अभी क्या है, सेक्रेड है कि भाई सोसाइटी शादी हो गया तो पति पत्नी साथ में रहेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब नहीं होगा, है लिविंग रिलेशनशिप। अब ये जब हटा दोगे तो भाई क्या पति देव और क्या पत्नी देवी सब सेकुलर लॉ से आएंगे, तो जो रिलीजियस सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, वो ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, डाइवोर्स वगैरह बढ़ सकता है। जैसे यूएस वगैरह में कोई माई बाप नहीं, एक लड़का है, उसका कौन माई कौन बाप कुछ पता नहीं चलता है, तो यहाँ भी वो सब समाज में आ सकती है। अगला, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेज। अब होता क्या है कि ये जो है यूसीसी ये सबके लिए है, तो सबके अलग अलग हैं। तो अब ट्राइबल मान लो, तो ट्राइबल में क्या होता है, शादी अब इन लोगों के बहुत है। जैसे यहाँ पे पोलीएंड्री करके एक शादी होती है, उसमें क्या होता है, एक भाई से दो तीन भाई से एक पत्नी शादी करती है, एक पत्नी आ गई, अब तीनों भाई उसी से शादी कर लिए। उत्तराखंड में है ऐसा, उसमें कारण भी है, उनका बस ज़मीन नहीं होता तो एक ही शादी कर लेते हैं और तीनों रहते हैं। उस तरह से पोलीगेमी भी है उसमें, मतलब एक आदमी 3-4 औरत से शादी करता है। इंडिया में ट्राइबल में ऐसा होता है, तो उनको कैसे हम लोग लगाएंगे। खैर यूसीसी में ट्राइबल को हटा दिया गया है, बाकी को ही लाया गया है। तो चैलेंज तो है भाई इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब जब आप बोल रहे हो, मैं पहले ही बताया कि जब 38 मार्क्स का क्वेश्चन हो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, तो उसमें आप सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड जरूर लिखिए आंसर में मेरे भाई। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग। तो आप अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि आपको क्या लिखना है, तो आपको जो चैलेंज था वही चैलेंज क्या है, सब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको डर लग रहा है, तो क्या करो, सबको बुलाओ वेरियस और उनको बताओ कि भाई ऐसा है, इससे फ़ायदा होगा। महिलाओं को बताओ ताकि एक कंसेंसस, एक रुकता हो और कानून ला पाए। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ना, उसके जो अभी मैरिज हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट निकालेंगे और दिखाएंगे लोगों कि भाई देखो ये दिक्कत है और ये सब है, तो वो लोग जागरूक होंगे। फिर उनको जागरूक करने के लिए एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस करेंगे, सिविल सोसाइटी एनजीओ को लगाएंगे, भाई बढ़ाओ, रिलीजियस लीडर को मना लेंगे, बड़ा बड़ा मौलवी साहब, पंडित जी और क्रिश्चियन का फादरी क्या क्या होते हैं, उनको लेके आएंगे, वो समझाएंगे उनको हम कि भाई देखो ऐसा करो, और तुम अपने चेला लोग को बताओ, वो चेला लोग को बताएगा, मान जाएगा। कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन जरूरी है। बाई कोडिफाइंग वन कैन एस्टेब्लिश यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट हम लोग कोडिफाई करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, मतलब सब में कुछ समान चीज़ें हैं, उसको कोड बना देंगे यूसीसी में और सबके लिए बराबर कर देंगे, ऐसा कुछ है। ये हिंदी से फिर से मैं दुखी हूँ कि मैं इसे कॉपी किया हूँ, मतलब ट्रांसलेट करके। अब कंक्लूजन में आपको एक ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप कंक्लूजन लिखें उसमें क्वेश्चन का कुछ की पॉइंट इसमें है, जैसे कंसिडरिंग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज दैट प्रमोट इक्वलिटी यूनिटी इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी ग्रेजुअल। देखो समाज में कोई भी चेंज जो आता है वो बहुत ही धीरे आता है। आप एक ही दिन में सोचो समाज को मैं पूरा शिक्षित कर दूंगा, समाज का पूरा चोरी डकैती सब बंद कर दूंगा, ये जो मैरिज लॉ है एक दिन में चेंज कर दूंगा, नहीं होगा दोस्त। वो कल्चर से आता है, वो कल्चर सालों में बनती है, वो आदत होता है, आदत छूटती नहीं है, इसलिए ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
कंसल्टेटिव, सबसे मिल के बातें करके, सेंसिटिव टू इंडिया प्लुरलिज्म। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बातों सुनो, उसके उसके जो प्रॉब्लम है उसे सेंसिटिवली होकर सुनो भाई, है ना, ध्यान में रख के, तभी ये लागू हो पाएगा, नहीं तो फिर वही प्रोटेस्ट होते रहेंगे और कुछ काम होगा नहीं। देयरफॉर इन लाइन विद आवर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब who pressed for its implementation in Constitutional Assembly, earlier step must be taken involving all stakeholder। यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन से भी जोड़ दिया कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, इसमें मैंने नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ कि कुछ सरकारें ला भी रही है, कुछ लाना भी चाहती है, और सच में इसमें जेंडर के लिए मतलब फीमेल के लिए इशू आता है, तो इसमें पॉजिटिव ही लिखो। और बाबा साहब जब बोले हैं तो सही ही बोले होंगे, और इसको लागू करने में सरकार को हेल्प करो, लोगों को समझाओ। तो यही था आज का। देखो दोस्त, मैं पहले ही बोला हूँ, थोड़ा सा कमेंट लाइक हुआ कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, और अगर गलत कुछ लगे तो गलियानों में पीछे ना हटे दोस्त। थैंक यू वेरी मच।